अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर DGISI के तकर्री के हवाले से जो इसको इदारों के दरमियान जो बहरान है वो मज़ीद जो है वो तेज़ होता जा रहा है। दुनिया भर में इस हवाले से मुख्तलिफ़ फोरम्स पर बहस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर इस बात पर बहस की जा रही है कि किस तरह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस सारी सूरत हाल को इंतहाई बेढंगे तरीके से जिस तरह डील किया, और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि वो जो एक सेम पेज हुआ करता था अब शायद वो शेम पेज की जो है वो तरफ चल पड़ा है। और आने वाले दिनों में इन हालात में जिनसे अभी हम गुज़र रहे हैं या पाकिस्तान गुज़र रहा है, उसके असरात पाकिस्तान की मौजूदा सियासी हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह ये हुकूमत जो है वो अपने लिए बढ़ते हुए मसाइल का सामना नहीं कर सकेगी। आपको मैं सबसे जो पहले अहम बात याद दिलाऊं और उसके बाद हम आते हैं जो आज का मंजरनामा है उस पर बात करते हैं। आप को अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए जिस तरह के सिक्योरिटी इदारों का इस्तेमाल किया, और है ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि सिक्योरिटी इदारों को ही इस तरह का वज़ीर आज़म चाहिए था जो उनके तमाम जो हैं मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनकी ज़ात का भी करे और दीगर मामलात का भी करे। और वो ये 3 साल तक तो बड़ा कामयाब तजर्बा रहा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही। इमरान खान साहब अपने आमाल से जो है वो जिस तरह अपने लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसाइल खड़े करते रहे, उसके नतीजे में हम देखते ये रहे कि उस जो मसाइल खड़े हुए थे उनको भी हल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को आगे आना पड़ा। और यहाँ तक सूरत हाल रही कि पाकिस्तान का जो इदारा है इलेक्शन कमीशन का, उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने ज़ाती जो है वो तनकीद का निशाना बनाया, उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई गई। मसला सिर्फ ये था कि डस्का के जो इंतखाबात थे वो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आए। 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को जिस तरह गुम कर दिया गया था और वो जिस तरह बाजियाब हुए, ये जो सारी सूरत हाल जब ओपन हुई तो उसके नतीजे में उस दिन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको आंखों में खटकने लगा और उसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू की गई। इसी तरह चेयरमैन नैब को भी पहले ब्लैकमेल किया गया और उनकी वीडियो सामने लाई गई, और उसके बाद इस वीडियो गर्दी के नतीजे में जो है वो सारा काम हो। हालांकि ये तयशुदा चीज़ें थीं कि वो उनके ही एजेंडे पर चलते रहे चेयरमैन नैब, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि अगर उनको थोड़ा बहुत कभी ज़मीर ने सताया कि इस तरह के जो मामलात हैं थोड़ा इतना भी आगे न बढ़ा जाए, लेकिन जब उन्होंने अपनी जो रफ्तार थी अगर उसको कम करने की कोशिश की तो उसके बाद फिर हमने देखा कि वीडियो लीक सामने आ गई। यानी नैब के इदारे को मुकम्मल तौर पर उन्होंने मुतनाज़ा बना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने के लिए उन्होंने कैंपेन शुरू की, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के पीछे सियासी जमातें खड़ी रहीं। इसी वजह से जो है वो इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच सका, लेकिन नैब क्योंकि उसने मुकम्मल तौर पर एक डंडागर्दी का काम शुरू किया था अपोजिशन जमातों और उनकी क़यादत के ख़िलाफ़, तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ें एक्सपोज होना थी वो हो गई। 2 इदारों को इस तरह ख़राब किया गया। आर्मी चीफ के तोसी के मामले पर भी गुज़िश्ता दिन मैंने आपको बताया था कि किस तरह जो है वो उनके जो मसौदा था उसको उन्होंने मजाक बनाया, लेकिन इस बार जो DGISI का मामला है वो आपको याद होगा कि 6 तारीख को तो जो है उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन तो ISPR ने जारी किया, लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान जो इस हाइब्रिड निज़ाम का एक मॉडल वज़ीर आज़म अब जो है वो कानून की हुक्मरानी के नाम पर, बुनियादी तौर पर सिविलियन सुपरमेसी के नाम पर वो DGISI का अपनी मर्जी का तकर्रुर चाहते हैं। अब हैरानगी की बात यह है कि कहा जाता है, वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए बताते हैं, रावलपिंडी के ज़राए बताते हैं
کہ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उनको मुसलसल कायल करने की कोशिश करते रहे हैं कि वो इस बात पर ज़िद न करें, अड़ी न करें और मामलात को मान जाएं। लेकिन वज़ीर आज़म की मजबूरी यह है कि उनकी ज़िंदगी में जो दीगर मामलात हैं ज़हनी हवाले से, अमलियात के हवाले से, वो उनके आगे इतने मजबूर हैं कि उन जो बातें आती हैं या जो मशवरे आते हैं उससे वो आगे जा नहीं सकते। उनको पाकिस्तान का कोई भी बड़े इदारे का सरबराह कह भी दे लेकिन वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा एतबार नहीं करते, और उसके नतीजे में हमने देखा है कि तमाम इदारे जो हैं वो मुसलसल जो है वो मुतासर हुए हैं, और अब जो सूरत हाल बनी है वो आपके सामने है। अच्छा, इसके अंदर अब हुआ ये है कि रात से एक नया शोशा शुरू कर दिया गया है। पीएम ऑफिस से 3 नामों की एक खबर चलाई गई कि वजारत दिफा ने 3 नामों की समरी बनाकर वजीर आज़म को भेज दी है, और उसमें सिफारिश की है कि इन तीनों में से किसी का भी जो है वो आप जो है वो तकर्रुर कर दें DGISI, जिनमें एक नाम जो है वो DGISI नदीम अंजुम का भी शामिल है तीसरे नंबर पर। अब इशू ये है, रात भी मेरी किसी दोस्त से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नदीम अंजुम का नाम तो शामिल कर दिया गया लेकिन वो उसे करेंगे नहीं, और अगर करेंगे तो फिर ये इतना सारा झगड़ा मोल लेने की ज़रूरत क्या थी। अब सवाल ये पैदा होता है, आप सब जानते हैं वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब हैं, और आप अगर उनके हलके के लोग हैं, उनके करीबी लोग हैं, उनको कभी आपका उनके साथ सामना हो तो उनसे पूछें कि वजारत दिफा का कलमदान लेने के बाद वो अपने दफ्तर में कितनी बार गए हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इस सारे मामले में हमें वज़ीर दिफा कहीं नज़र नहीं आते, यानी दिफा वाला मामला तो दिफा के वज़ीर का है ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर इस सारी सूरत हाल के अंदर सब जानते हैं कि पाकिस्तान के दिफाई मामलात कौन जानता है, और इसके साथ साथ अब दिफा की वजारत की समरी का एक नया ड्रामा रचाया गया। लेकिन रात को फिर जो है वो पिंडी की तरफ से फ़ोन आया कि ये खबर जो टेलीविज़न चैनल पर चलाई जा रही है इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और कोई समरी नहीं गई, तो यानी यहाँ भी डिफ्यूज़ कर दिया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो अभी दरार पड़ी है इसके असरात बहुत होंगे, और वो किस तरह होंगे मैं आपको बताऊं कि क्योंकि पार्लियामेंट को मुसलसल मैं कवर करता रहा हूं, आप बिलीव करें कि इन सारी सूरत हाल में पहली बार हमने देखा कि अब मुख्तलिफ एजेंसीज़ के अफसरान की ड्यूटी लगाई जाती है कि वो उन सारी चीज़ों को देखते हैं। और हैरानगी की बात यह है कि अभी 15 सितंबर को जो डेमोक्रेसी का दिन था, ज़ेबिस्ट में एक प्रोग्राम हुआ था, मौसम दावड़ उसमें शरीक थे, वो MNA हैं, और उन्होंने इस पूरी तकरीब में सबके सामने ये कहा कि हमारी बदनसीबी ये है कि हमारी कौमी असम्बली का जो एजेंडा है वो भी एक फ़ौज का अफसर तय करता है कि कौन सी जो है वो कौन किसका बिल एजेंडा में शामिल किया जाए, किसका न किया जाए। तो एक तरफ अब जो असम्बली की सूरत हाल है वो ये है कि बजट के दिनों में भी मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों की तरफ से MNAs को फ़ोन जाते थे कि उनको कहा जाता था कि आप शिरकत करें। अब ये जो सारी सूरत हाल बनी है और ये अगर बहरान पैदा होता है तो मैं आपको ये आज गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि एक हफ्ता भी नहीं लगेगा हुकूमत गिरने में, क्योंकि लोग MNAs इतने नाराज़ हैं कि अगर कल तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो तीसरा दिन नहीं होगा, ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। और ये बात जो है वो इमरान खान समझते भी होंगे, लेकिन लगता ऐसा है कि जो मौजूदा DGISI हैं जिन्होंने अभी चार्ज नहीं दिया नदीम अंजुम साहब को, वो लगता है कि उनका जो है वो उनके बगैर चारा नहीं है। और यही सबब है कि कहा यह जाता है GHQ के साथ और APARA के दरमियान भी अब मामलात इतने आइडियल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जो सारी सूरत हाल बनी है इसमें मामलात बहुत सारे गड़बड़ हुए हैं। और ख़ुद पिंडी के दफ्तर को भी जो है वो नीचा दिखाने की कोशिशें की जाती रही हैं। जाते जाते आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, वो ये है कि हम गांव देहात में देखते हैं कि अगर कोई वडेरा, चौधरी, खान या सरदार हो और किसी ऐसे बंदे के ऊपर अगर हाथ रख दे और अगर उसके अंदर वज़न न हो तो वो पूरे गांव के साथ लड़ता है, लोगों की पगड़ियां उतारता है, जूते मारता है,
کیونکہ وڈیرا اور خان اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ لیکن جب خان یا وڈیرا اس کے پیچھے سے ہٹ جائے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس بار جب ایسا ہوا کہ عمران خان نے اسی وڈیرے کے بلبوتے کے اوپر اپوزیشن کی کوئی ایسی جماعت نہیں جس کو جیلوں میں نہیں ڈالا، جن کو جلسوں میں گالیاں نہیں دی، جن کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی آخری حد تک چلے گئے، لیکن اس کے نتیجے میں انہیں حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، اور 3 سال بعد اچانک جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا کسی گمان بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ لیکن قدرت کا قانون جو ہے وہ اپنی جگہ ایگزسٹ ضرور کرتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔